नमस्कार दोस्तों, मैं एलबी कुशवाहा आप सभी का मोटिवेशन एंड एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह हमारा क्लास 10वीं का पार्ट 3 है। इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, इसमें जो तीसरा है रंग में परिवर्तन, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं चाहूँगा कि यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक। देखिए, रंग में परिवर्तन, जो हमारा तीसरा रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन है वो है रंग में परिवर्तन। देखिए, अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं। बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं जो किसके द्वारा अभिलक्षित होती हैं? रंग में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित होती हैं, यानी उनमें रंग में परिवर्तन होता है। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं। जब एक लोहे की कील Fe की अभिक्रिया CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन से कराया जाता है तो उत्पाद में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट जो हरे रंग का हो जाता है तथा Cu बनता है। अब इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। देखिए, एक लोहे की कील लेंगे, क्या? लोहे की कील, जिसको हम क्या कह सकते हैं? Fe यानी फेरस होता है, लोहे का सूत्र होता है। और उसके बाद से CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन को हम लेंगे और उन दोनों में क्या कराएंगे? रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। तो उत्पाद में क्या बनेगा? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट जो हरे रंग का होगा तथा Cu यानी कॉपर बनता है। अब इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। देखिए, Fe क्या हो गया? लोहे की कील, ठीक, प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के नीले रंग का क्या है? विलयन है। और इन दोनों में अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना? फेरस सल्फेट का हरे रंग का विलयन यानी FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारे अभिकारक होते हैं, यहाँ पे दो अभिकारक हैं हमारे पास, Fe और CuSO4। तो जो अभिकारक होते हैं वो किस साइड होते हैं? बाएं साइड होते हैं, ठीक। और जो उत्पाद होते हैं वो दाहिने साइड होते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो अभिकारक होंगे वो बाएं साइड होंगे और जो उत्पाद होंगे वो दाहिने साइड होंगे। आप लोगों को इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अगला पढ़ना शुरू करते हैं, जो है हमारा अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण का ये चौथा है, अवक्षेप का बनना। चलिए शुरू करते हैं। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं क्रिया के दौरान अवक्षेप बनने से अभिलक्षित होती हैं। सबसे पहले आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई अवक्षेप होता क्या है? तो देखिए, आप लोग की सुविधा के लिए हमने लिख दिया है कि विलयन में अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अवक्षेप कहलाता है, ठीक। तो जो विलयन होता है, विलयन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, ठीक। तो विलयन में जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, जो विलयन में घुल नहीं पाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अघुलनशील ठोस। तो विलयन में जो अघुलनशील ठोस होते हैं उनको क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो देखिए, अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं क्रिया के दौरान अवक्षेप बनने से अभिलक्षित होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सी ऐसी होती हैं
जिनमें अवक्षेप बनता है। क्या होता है? अवक्षेप बनता है, यानी विलयन में अघुलनशील ठोस क्या होते हैं? अवक्षेप के रूप में बच जाते हैं। ठीक, अब इसके आगे उदाहरण देखिएगा। जब के आई लिखा है यानी पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम आयोडाइड क्रिया लेड नाइट्रेट से कराते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया किससे कराएंगे? लेड नाइट्रेट से कराएंगे तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब चलिए इसको ध्यानपूर्वक अब क्रिया के माध्यम से समझते हैं। देखिए 2Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट। क्या होगा? लेड नाइट्रेट। अब इन दोनों की अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो क्या बनेगा? PbI2 यानी लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। अब इसके बाद से और क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें कौन सा अवक्षेप बना है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बना है। तो आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया का यह अभिलक्षण समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से अंतिम रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण को हम ध्यानपूर्वक अभी समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अंतिम रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण में है जो है ताप में परिवर्तन, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के कारण अभिलक्षित होती हैं। बहुत सी अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है और उस प्रकार से हमें अभिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। चलिए अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो देखिए, जब बिना बुझे चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। एवं अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण ही अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। अब इसको एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। जब बिना बुझा हुआ चूना की क्रिया जल से कराते हैं, आप लोग चूना देखे होंगे जो एक टुकड़े के आकार का होता है। तो उसको हम घर पे लाते हैं और लाके उसको जल में भिगोते हैं। यदि कुछ पेंट करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? जल से क्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। तो क्या करते हैं? उस टुकड़े को जल में डालते हैं। उसके बाद से क्या होता है? देखिए, एवं अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आप बाजार गए, वहाँ से 1 किलो या 2 किलो 5 किलो जितना भी हो सके उतना बिना बुझा हुआ चूना खरीद कर लाए और उसको एक प्लास्टिक की बाल्टी में या किसी भी पात्र में उसमें जल भर दिए और जल भरने के बाद उस टुकड़े को जल में डाल दिए। जल में डालने के बाद क्या होगा? वह तेजी से जल से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के पश्चात वह एक घोल के रूप में होगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वह गर्माहट उत्पन्न करेगा यानी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जिससे हमारा हाथ भी जल सकता है। आप लोग अधिकतर देखे होंगे और जानते भी होंगे। अब इसको ध्यानपूर्वक समझिए अभिक्रिया के माध्यम से। तो एक बार अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण यह अभिक्रिया का मिश्रण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अभिक्रिया का मिश्रण होता है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो देखिए CaCO3 ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। यदि आप लोग चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, बिना
बुझा चूना। ये क्या है? ये है हमारा जल, और ये है बुझा चूना। बुझा चूना, और इसको तो आप लोग जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। तो देखिए अभी इसका रासायनिक नाम भी बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा। देखिए CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक, और H2O यानी जल होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, उसके बाद से जब अभिक्रिया होगा तो उत्पाद में क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा चूना बनेगा। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो इसमें गैस उत्पन्न होगा, गैस जो निकलेगा वो कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो आप लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण पूरा पढ़ चुके हैं। आप लोगों को यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।